ओशो को काफी देर से दुनिया ने जाना है, लेकिन जब तक दुनिया ओशो को जानी उससे पहले ओशो ने दुनिया के संबंध में बहुत कुछ जान लिया था। ओशो ने मृत्यु और जीवन के संदर्भ में जो प्रयोग किए हैं उन्हीं में से कुछ सच्ची घटनाओं का जिक्र आज मैं कर रहा हूँ। ओशो और रिक्शे वाले के साथ जो सच्ची घटना घटी उस घटना के संबंध में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैसे तो मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और अराजकता को बाधित करता है। मानो कि कोई तानाशाह अगर मरता ही नहीं तो क्या होता, वहां के नागरिकों का जीवन कैसा होता, आम जन का जीवन तो और नारकीय हो उठता, चारों तरफ जैसे त्राहिमाम होता। ओशो के संबंध में दुनिया चाहे देर से जानी हो, लेकिन छात्र जीवन से ही ओशो जीवन एवं मृत्यु के संबंध में विभिन्न प्रयोग करते रहे। प्रकृति, जीवन, मृत्यु और मोक्ष के संबंध में बाह्य जगत या अंतः जगत के तमाम जानकारियों के प्रति उनकी जो उत्सुकता रही है उन्हें ऐसे कार्यों की तरफ अग्रसर करती रही है। बात उन दिनों की है जब ओशो कॉलेज में थे, पढ़ते थे। हालांकि कॉलेज से उनका घर बहुत ज्यादा दूर नहीं था जहां वो रुकते थे। गाड़ी भी थी लेकिन वह पैदल ही निकल पड़ते थे, जैसे कि प्रकृति को निहारते हुए, उसका वास्तविक बोध करते हुए जाते और आते हों। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हों। एक दिन एक रिक्शा वाला जिसकी कोई कमाई नहीं हुई थी उदास अपने रिक्शे पर बैठा था। तभी ओशो उधर से गुजरे। ओशो का तब भी पहनावा वही होता था, कुर्ता और धोती लपेटे रहते थे। उस रिक्शे वाले के मन में आया कि यह एक संत प्राणी है, मेरी कमाई तो आज हुई नहीं है, क्यों ना मैं इसे इसके घर तक छोड़ूं, पुण्य ही कमा लिया जाए इसे इसके घर तक पहुंचाकर। उसने आग्रह किया ओशो से कि आइए मेरे रिक्शे पर बैठ जाइए, आज मेरी कोई कमाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आप संत दिखते हैं, मैं आपको आपके आवास तक छोड़ देता हूँ। आज की मेरी कमाई जो होगी वो पुण्य की कमाई होगी। हालांकि रिक्शे वाले को पूरा उम्मीद था कि यह सज्जन कोई पैसा वैसा देने से रहा। वैसे भी उसने खुद ही आग्रह किया था अपने रिक्शे पर बैठने के लिए, लेकिन उसके मन में एक संतुष्टि भाव था कि एक सज्जन प्राणी को उसके घर तक छोड़ने जा रहा है। पैसा नहीं ही सही, कम से कम पुण्य तो प्राप्त होना ही है। हालांकि ओशो घर पहुंचकर अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथों में 2-2 रुपए की 8 नोट थी। उन्होंने उस नोट को उस रिक्शा वाले को दे दिए। रिक्शा वाला अब आनंद विभोर था। एक तो जो नोट उसे प्राप्त हुए थे वो भी अनोखे से थे। उनमें से एक थोड़ा सा भी मोड़ा भी नहीं था, कोई भी नोट बिल्कुल ताजा और करारे, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी प्रिंट हुए हों। अब पता नहीं उन पैसों के कारण या ओशो के व्यवहार के कारण, वो ओशो के तेज के कारण वो काफी प्रभावित था। खैर, कारण जो भी हो, ओशो से काफी अपनत्व भाव जुड़ चुका था उसका। अब वो क्या था, हर सुबह पहुंच जाता और कॉलेज ले जाता ओशो को। 3 बार कॉलेज के आसपास ही रहता और कुछ नहीं तो कॉलेज के बाहर आराम करता और फिर शाम को ओशो को कॉलेज से ले आता। इसी तरह चलता रहा और एक दिन ओशो ने उसे भोजन पर आमंत्रित किया। ओशो खुद भी खाने के काफी शौकीन थे और उनके द्वारा निर्मित व्यंजन का स्वाद का तो फिर क्या कहना। एक रोज बताते हैं कि ओशो ने उस रिक्शे वाले को कहा कि जब तुम अपना सारा काम निपटा लो, कोई खोदने वाली चीज जैसे फावड़ा वगैरह तुम्हारे पास हो तो उसको लेकर शाम को मेरे घर आ जाना। रिक्शे वाला सोचा जरूर कि आखिर क्या खोदना है, लेकिन उसके मन में ओशो के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि अब उसके पास पूछने का कोई गुंजाइश नहीं था सवाल। आखिर करना क्या है इस बात में भी वो नहीं जाना चाहता, बस उसके लिए तो एक आदेश था जिस आदेश पर उसे उपस्थित हो जाना है। उसे यह तो पता लग गया था कि जो सामने व्यक्ति है यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और वो ओशो से पूरी तरह प्रभावित था। उधार लेकर ओशो के साथ जब वह निकला तो उसे पता नहीं था कि शमशान में जाना है। शाम को नियत समय पे वो उधार लेकर ओशो के यहाँ आ तो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। खैर,
कुदाल लेकर ओशो के साथ जब वो निकला तो उसे नहीं पता था कि शमशान में जाना है। खैर उसकी मनोस्थिति ऐसी थी कि ओशो के संग शमशान तो क्या पाताल में भी जा सकता था। वह अचंभा तब रहा जब उससे एक कब्र खोदने के लिए कहा गया। अब वो हैरान था और डर भी रहा था। सुनसान जगह, शमशान, रात्रि का समय, वैसे ही शमशान को लेकर कितनी सारी बातें उसने सुन रखी थी, और वो भी एक कब्र को खोदना, और वो भी किसी लाश वाली कब्र को खोदना। ओशो ने उसे कहा कि तुम्हें वो कब्र खोदना है जो ताजी हो, संभव हो कि आज ही लाश दफनाए गए हों, और एक कब्र जिस पर फूल भी हरे हरे थे, अभी ताजे थे फूल। समझ गया कि ये कब्र ताजी है और उसे खोदने लगा। जैसे जैसे कब्र खुदता जा रहा था तब तैसे तैसे रिक्शे वाले के अंदर थोड़ी भय तो आ रही थी, लेकिन चूंकि ओशो के संग था तो उसे डरने का कोई औचित्य दिखा नहीं, और वो लाश निकलने तक कब्र को खोदते रहा। बताते हैं कि ओशो ने उस लाश के पैर पकड़े और रिक्शे वाले को कहा कि इसका हाथ पकड़ो, और उस लाश को कब्र से बाहर निकाला। और कब्र से बाहर लाश आते ही उन्होंने रिक्शे वालों को कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम शमशान के बाहर जाओ, अपने रिक्शे पर बैठो और देखो कोई अगर तुम्हें इधर आता हुआ दिखे, कोई भी जो शमशान में प्रवेश करता हुआ दिखे तो तुम मुझे सीटी बजाकर अवगत कराना। कहते हैं कि रिक्शा वाला बाहर इंतजार करता रहा और ओशो उस लाश वाली कब्र से लाश जो निकल गई थी वहां ओशो उस कब्र में प्रवेश करके लेट गए। घंटों कब्र में लेटे रहे और वो उनका एक प्रयोग था मृत्यु के अनुभव को प्राप्त करने का। कहते हैं कि घंटों ओशो लाश वाले कब्र में लाश की जगह खुद लाश बनकर लेटे रहे और रिक्शे वाला बाहर यह सुनिश्चित करता रहा कि कोई दूसरा कब्र में प्रवेश करे नहीं। रात्रि का समय और कब्र और उसमें खुद लाश की जगह ओशो। ओशो ऐसा प्रयोग कर अपने जीवन से मृत्यु के भय को समाप्त करना चाह रहे थे और उन्होंने ऐसा किया भी। अक्सर ऐसा होता था कि रिक्शे वाले को लेकर निकल जाते शमशान में कोई नया कब्र, जो दफनाई गई लाश को बाहर निकालते और वहां लाश की जगह खुद को लाश के रूप में घंटों रखते। वैसे तो और ओशो का जीवन वैसे ही रहस्यमयी था, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने प्रयोग ने ओशो को प्रकृति, मानव जीवन और मृत्यु के संबंध में ज्ञान प्रदान किए। आज इस कहानी के माध्यम से भी हमारा तात्पर्य यही है कि आप तक ओशो की वो बातें पहुंचाई जाए जिसने मेरे भी जीवन में परिवर्तन लाए हैं और आनंद विभोर हुआ। ओशो से जुड़ी ऐसी प्रेरक कहानियां, जानकारियां हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओशो समय से पहले आए और समय से पहले चले गए, लेकिन उनकी वाणी आज भी कहीं न कहीं आवा मंडल में गूंज रही है।